वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में उपग्रुप या उपसमूह जिसको हम सब ग्रुप कहते हैं वो स्टार्ट किया था और उसमें बहुत सारी प्रमेय देखी थी और उपग्रुप किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन देखी थी और साथ में किसी सबसेट का सब ग्रुप होने का क्या क्राइटेरिया होता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब इस पे कुछ हम और एग्जांपल देखेंगे और हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था, ये एग्जांपल हो गया था हमारा, ये एग्जांपल हो गया था। अब हम देखेंगे एक थ्योरम जिसमें हमको कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी ग्रुप G का कोई एक अवयव A है तो H इज इक्वल टू A की पावर n, n बिलोंग्स टू Z G का एक उपग्रुप होगा। तो इस प्रमेय में हमको ये कहा गया है कि यदि हमारे पास एक कोई सेट है जिसके अंदर ए की पावर के अवयव हैं सारे, जैसे ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, इन सबको यदि हम ले लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं, तो जो सेट बनेगा हमारा वो एक सब ग्रुप होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ प्रूफ में ये कि n इक्वल टू यदि 1 लेते हैं तो ए की पावर 1 हो जाएगा और ए हमारा h में, तो ए हो जाएगा, ए की पावर n की वैल्यू ए हो जाएगी और वो हमारा h में है, ये हमको पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि h है हमारा नॉन एम्प्टी, h इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब है h हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, उसमें कम से कम एक अवयव विद्यमान है। अब यहाँ से देखिए हम दो अवयव ले लेते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि h सब ग्रुप है, प्रूफ करना है। तो मैंने आपको ये बताया जब भी हम सब ग्रुप प्रूफ करते हैं तो मैंने पहले बताया कि सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमको क्या करते हैं, दो अवयव होते हैं उनको ले लेते हैं और हम प्रूफ कर देते हैं कि पहला अवयव इनटू दूसरे अवयव का इन्वर्स उसी ग्रुप में होगा। तो यहाँ से हमने ले लिया h और h1 h2 दो h के अंदर ले लिए। ठीक है, तो h1 यदि h में है तो h1 को ले सकते हैं a की पावर m, ऐसे ही h2 को ले सकते हैं a की पावर n। अब यहाँ से हम निकालते हैं h1 h2 इन्वर्स, तो हमारे हो जाएगा a की पावर m, a की पावर n की पावर -1 और ये आ जाएगा a की पावर m-n। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि m और n दोनों इंटीजर हैं तो उनका जो डिफरेंस है m-n वो भी इंटीजर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा h1 h2 इन्वर्स है वो भी कुछ a की पावर में एक अवयव होगा और h के अंदर वो सारे अवयव हैं जिसमें जो a की पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया कि h1 h2 इन्वर्स भी एक हमारे ग्रुप के अंदर होगा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि एक सब ग्रुप है h हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेजर पोर्शन आता है, अब उसमें हमने ये दिखा दिया कि ये सब ग्रुप है। तो अब इसमें हम थोड़ा और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि यदि हम h को लिख लेते हैं a की पावर m, n बिलोंग्स टू z, तो ये हमारा सब ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको एक स्पेशल ग्रुप भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं a द्वारा चयनित चक्रीय ग्रुप। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, तो इसको h को हम कहेंगे सब ग्रुप, h इज ए सब ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय एलिमेंट a। h एक सब ग्रुप है जो कि a द्वारा चयनित है, इसको हम ब्रैकेट a से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट देखेंगे रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप। इसका क्या मतलब है कि ये ग्रुप के एक उपग्रुप के सापेक्ष सर्वांगसम संबंध क्या होगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं क्या चीज़ है ये है कि हमारा h एक सब ग्रुप दिया हुआ है तथा a और b g के अंदर दिए हुए हैं, तब a b के मॉडुलो h सर्वांगसम कहलाता है यदि a b इनवर्स बिलोंग्स टू h। ठीक है, अब यहाँ से h है एक तरह से सब ग्रुप है, मॉडुलो सब ग्रुप इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस पर व्यक्त कर सकते हैं कि यदि a और b हमारे g के अंदर बिलोंग करेंगे तो वो मॉडुलो सर्वांगसम कहलाएगा, मॉडुलो h सर्वांगसम कहलाएगा यदि a b इनवर्स h के अंदर है। और साथ साथ इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं a और ये कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड h, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। या तो हम इसको कहते हैं a b इनवर्स बिलोंग्स टू h, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं a मॉडुलो b a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो h। इसको हम, ये हमारी डेफिनेशन हमको याद रखना है। या तो इसको हम लिख दें a, ये 3 लाइन b मॉड h, या फिर इसको हम लिख दें a b इनवर्स बिलोंग्स टू h। ठीक है, अब ये हमारी जो प्रमेय है, ये प्रमेय है कि ये किसी ग्रुप G में निम्न प्रकार परिभाषित सर्वांगसम संबंध a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड h और a b इनवर्स h एक तुल्यता संबंध है जहाँ h
जी का अपग्रुप है। देखो तुल्यता को, इसको हम हिंदी में तुल्यता कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। देखिए जब भी इक्विवेलेंट रिलेशन आता है तो हमको प्रूफ करना है कि कोई भी संबंध इक्विवेलेंट रिलेशन है या फिर तुल्यता प्रतिबंध है, तो उसमें हम 3 चीज़ प्रूफ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, दूसरा पॉइंट है सममित सिमेट्रिक और तीसरा पॉइंट है संक्रामक या ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंट रिलेशन में 3 चीज प्रूफ की जाती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि जो हमारा संबंध दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ऊपर संबंध है A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H, ठीक है, और डबल एरो में है A B इनवर्स H। तो इसमें रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, स्वतुल्य का मतलब होता है कि यहाँ पे जो दोनों अवयव हैं A और B, यदि उन दोनों अवयवों को बराबर कर दी जाए तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, माना कि A बिलोंग्स टू G, तो यहाँ पे A जो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H है, इसमें यदि हम A और B दोनों को A रख दें तो हो जाएगा A इनवर्स, और A इनवर्स के लिए हो जाएगी E, और E हमारा H के अंदर है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसको A मॉड H, A कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड H, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, जो रिलेशन था उसमें A और B के दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से स्वतुल्य हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा सम्मित का क्या मतलब होता है, सम्मित का मतलब होता है यदि हमारा, सम्मित का मतलब होता है कि जैसे यदि कोई संबंध A और B के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो उसके क्रम चेंज कर देंगे, B और A के लिए भी वो होना चाहिए। तो यहाँ से हमने कह दिया कि माना कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H है, तब इसको हमने डेफिनेशन से लिख दिया कि A इनवर्स A B इनवर्स हमारा H है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, क्योंकि H हमको एक उपग्रुप दिया हुआ है तो किसी अवयव का इनवर्स भी उसी उपग्रुप में होगा, तो हमारा एक एलिमेंट है A B इनवर्स, ये एक एलिमेंट है तो इसका इनवर्स निकाल लिया, तो ये इसको हम लिख दिया A B इनवर्स का होल इनवर्स हमारा H के अंदर है, ठीक है। और यहाँ से इसको जब पहले बताया कि इसकी पावर H होती है तो रिवर्स होता है इनका क्रम, तो ये हो जाएगा B A इनवर्स, ये H में हो गया। अब देखो क्रम चेंज हो गया, यहाँ पे पहले था A B इनवर्स H में था, अब हो गए B A इनवर्स H में, तो यहाँ से क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया, B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड H। तो मतलब पहले लिखा था A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H, अब लिखा है B कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड H, तो ये क्रम चेंज होगा, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। संक्रामक कोई, जैसे हिंदी में कहते हैं संक्रामक का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ से देखो, इसमें हम ऐसा समझते हैं कि यदि कोई संबंध A और B के लिए, A और B के लिए यदि कोई संबंध है और वो ही संबंध B और C के लिए भी है, तो ट्रांजिटिव का मतलब होगा कि वो संबंध A और C के लिए भी होगा, मतलब A और B के लिए है फिर B और C के लिए भी है, तो यहाँ से ट्रांजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा A और C, ठीक है। तो यही हमने लिखा हुआ है, देखिए पहले लिखा हुआ है कि A और B के लिए तो A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H है, और यदि B और C के लिए तो B कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड H है। बाय डेफिनेशन से ये हो गया A B इनवर्स बिलोंग्स टू H तथा B C इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि यदि दो अवयव H के अंदर हैं तो उनका गुणा भी H के अंदर होगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है। तो यहाँ से हमने क्या किया, A B इनवर्स और B C इनवर्स दोनों को आपस में गुणा कर दिया। तो यहाँ से जो B इनवर्स और B है वो तो कट के E हो गया, और फाइनली हमारे पास बचा A C इनवर्स। A C इनवर्स बिलोंग्स टू H का क्या मतलब होगा कि इस संबंध किस प्रकार लिखा जा सकता है, A कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड H, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, A C कॉन्ग्रुएंट टू मॉड H लिखा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे A कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड H, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम A और C के लिए संबंध प्रूफ किया, तो यहाँ से होगा कि जो संबंध है वो हमारा संक्रामक हो गया। तो यहाँ से जो संबंध है कॉन्ग्रुएंट वाला, ये जो संबंध है ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया, तुल्यता प्रतिबंध। तो हमारा जो ये तुल्यता प्रतिबंध पढ़ा है हमने, ये पूरे मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में जब भी हमको इक्विवेलेंट रिलेशन आएगा तो ये 3 चीज़ें ही हमेशा प्रूफ करनी है। ये हमारा रियल एनालिसिस में भी आएगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी आएगा, और लीनियर अलजेब्रा में भी हमारा ये आता है। तो यहाँ से हमको याद रखना है कि जब भी हमारे से पूछा जाएगा तुल्यता प्रतिबंध, तो ये तीनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। अब यहाँ से हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें कुछ और चीज़ें। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप G का केंद्र G का उपग्रुप है, जहाँ ZG इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू G, XG इक्वल टू GX फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G।
ये हमको याद रखना है हमेशा। यदि किसी ग्रुप के केंद्र की बात की जाएगी तो वो किस तरह परिभाषित होगा, ZG लिखेंगे उसको, जहाँ पे x बिलोंग्स टू G, XG इक्वल टू GX फॉर ऑल बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो यहाँ से यदि हमको समझना है केंद्र क्या होता है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ग्रुप का केंद्र वह एक सेट होता है जिसके अंदर ग्रुप के वे सभी अवयव होते हैं जो ग्रुप के बचे हुए अवयवों के साथ क्रम विनिमयता दिखाते हैं। इसको हम समझने के लिए इस प्रकार समझ सकते हैं। तो केंद्र क्या हो गया, ग्रुप के वे सभी अवयव जो उसी ग्रुप के अन्य अवयवों के साथ क्रम विनिमयता दिखाते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, ग्रुप का केंद्र। और हमको इसमें कहा कि ये एक उपग्रुप प्रूफ करना है, सब ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, तो वापस मैं बताता हूँ, सब ग्रुप के लिए हमको क्या करते हैं, किसी ग्रुप को, किसी सेट को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, दो अवयव ले लेंगे और दिखा देंगे कि पहला अवयव इनटू दूसरे अवयव का इनवर्स उसी ग्रुप के अंदर हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, पहले तो यह दिखा दिया कि हमारा जो सेंटर है, केंद्र है, वो है रिक्त समुच्चय नहीं, उसमें कम से कम एक अवयव विद्यमान है। तो यहाँ से हम जानते हैं किसी भी सब ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव होता है, वो तत्समक अवयव प्रत्येक अन्य ग्रुप के साथ क्रम विनिमयता दिखाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ई है हमारा वो उस ग्रुप के अंदर उपस्थित होगा। तो यहाँ से केंद्र है वो इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है ई बिलोंग्स टू ZG। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको दिखाएंगे। तो हमने दो अवयव ले लिए, एक तो ले लिया x1 और एक ले लिया x2, दोनों ग्रुप केंद्र में, दोनों केंद्र में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x1 G इज इक्वल टू G x1। ठीक है, क्योंकि ये क्रम विनिमयता दिखा रहा है बाकी ग्रुप के अवयव के साथ। इस प्रकार, और ये भी लिख सकते हैं x2G इज इक्वल टू G x2 फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। हमने परिभाषा से इसको लिख दिया है। अब यहाँ से हम लेके चलते हैं x2G इक्वल टू G x2 लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमने क्या किया, इस x2G इक्वल टू G x2 के अंदर दोनों साइड क्या किया, x2 इनवर्स दोनों साइड अप्लाई कर दिया। तो जैसे हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों जगह अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x2 इनवर्स x2 को साथ में ले लिया और ये राइट साइड में G x2 इनवर्स को साथ में ले लिया और राइट RHS में x